दुनिया में सच है तो झूठ भी है, इंसानियत है तो फरेब भी है। कुछ लोग समय रहते ही समझ जाते हैं कि दूसरों के साथ किया गया हर फरेब घूम फिर कर वो आपके पास आएगा ही। ये तो कर्म का चक्कर है जो एक दिन आपको अवश्य लपेटे मिलेगा। पर कुछ लोग खुद को इस सबसे ऊपर मानकर सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर जब उनकी करनी उनके पास घूम कर आती है तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी ही ननद जिसका नाम था प्राची। प्राची अपने भाई की इकलौती बहन थी। बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उसके छोटे भाई और पिता ने उसकी शादी करवाई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्राची के भाई की भी शादी हो गई। शादी के बाद सोना के कदम जैसे ही प्रणव के घर में पड़े, उसके दिन फिर गए और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। कोई फोन देख लो, कब से बजे जा रहा है। सॉरी सॉरी पापा जी, अभी आई। वो गैस पर चाय उबाल रही थी ना। अब फोन कट ही जाएगा, बोलती रहेगी क्या बहू। सोना फ़ोन रिसीव करती है और कॉल के दूसरी तरफ उसकी इकलौती ननद प्राची होती है। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? मुझे क्या होगा, मैं तो भली चंगी हूँ। वो तो मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए घर आ जाऊँ। तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना? अरे मुझे क्यों तकलीफ़ होगी दीदी, ये तो आपका ही घर है, जब मन करे तब आइए। अच्छा तो ठीक है, रात के खाने में भिंडी की सब्ज़ी बना कर रखना। ये भी आने वाले हैं ना, इन्हें भिंडी के अलावा और कोई दूसरी सब्ज़ी पसंद नहीं है। अच्छा जीजा जी भी आ रहे हैं? दीदी आप फिक्र मत कीजिए, सारी तैयारी हो जाएगी। और प्राची अपने पति के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। सभी उसका बड़े अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। आइए आइए जवाई जी, बेटे सब कुशल मंगल ना। मैं बताती हूँ मम्मी सब कुछ, बाद में बात करते हैं क्या मंगल है और क्या नहीं। हाँ हाँ सासू माँ, वो प्राची आपको बता ही देगी। कुछ काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना होगा, तो प्राची कह रही थी वो यहीं रुक जाएगी। ठीक है ना मम्मी जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं तो मैं एक पीजी देख लेता हूँ। अरे शंभू बेटा, ये उसी का घर है, हमें क्यों कोई तकलीफ होगी। शुभम जैसे ही प्राची को उसके मायके छोड़कर घर से बाहर निकलता है, प्राची कहती है, उनके सामने तो मैं कुछ बोली नहीं, पर मेरा घर कहाँ है? अगर मेरा घर रहता तो शादी के पहले जिस कमरे में सोती थी वो कमरा आप प्रणव को नहीं दे देते। ऐसा क्यों कह रही हो दीदी, वो कमरा आपका ही है। सोना, तकिए चादर बाहर ले आओ, हम दूसरे कमरे में सो जाएंगे। दीदी अपने कमरे में ही सोएंगी, ठीक है ना दीदी? सोना चीज़ों को जितना आसान समझ रही थी वैसी थी नहीं। रात को प्राची अपने पति को कॉल करती है। आप तो मुझे यहाँ छोड़ गए, जैसे कि यहाँ सब मेरे रिश्तेदार ही बैठे, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं है। एक बड़े से कमरे में मुझे अकेले फेंक रखा है सबने। क्या प्राची, तुम तो बिल्कुल समझती नहीं। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हारे मायके वाले फकीर थे। शादी में उन्होंने तुम्हें कुछ दिया भी नहीं। अब तो उनकी स्थिति अच्छी हो गई है। यही मौका है अपने घर की बागडोर संभालने का। कुछ दिन वहाँ रहो और अपने घर पर अपना हक जमाओ, तब तो कहीं तुम्हें अपने घर से कोई फ़ायदा मिलेगा, वरना ये लोग तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। और क्या था, अगली सुबह प्राची तैयार हो जाती है अपने मायके में अपना हक जताने। तो आगे का क्या सोचा है? बिजनेस को किस तरह संभालना है प्रणव? बस दीदी, ईमानदारी से, जैसे कि पापा ने हमें सिखाया है। लगता तो नहीं है। 10 बजे कोई वक्त है दुकान पर जाने का? 8 बजे दुकान खुलनी चाहिए आगे से। तुमसे नहीं होता तो मुझे कह दो, मैं दुकान खोल लिया करूंगी। और तुम सोना, ससुर के सामने सूट पहनना शोभा देता है क्या तुम्हें? साड़ी पहना करो। मैं क्या इस घर से चली गई, तुम लोग तो कायदा ही भूल गए। अरे क्यों चिढ़ती है प्राची, सूट पहनने में हर्ज ही क्या है? कपड़े में हर्ज नहीं है माँ, पर दुनियादारी नाम की भी कोई चीज़ होती है। मोहल्ले वाले देखते होंगे सोना को सूट पहने तो न जाने क्या क्या बातें बनती होंगी। मुझे ये सब पसंद नहीं है। ठीक है दीदी, पर मेरे पास अभी कोई साड़ी नहीं है, मुझे खरीदनी होगी। मैं कल से साड़ी पहन लूँगी दीदी। गलती के लिए माफ़ी, आप अपना मन खट्टा मत कीजिए। अगले दिन सोना साड़ियाँ खरीद कर लाती है, जिसे देखकर प्राची कहती है, घर में पहनने के लिए साड़ी लाने को बोला था सोना, किसी बारात में जाने के लिए नहीं। पैसे बर्बाद करने की तुम लोगों की आदत बड़ी ख़राब है। पापा मम्मी की उम्र क्या हो गई, एकदम गार्डियनशिप ही नहीं बची इस घर में। अब इस घर में क्या होगा क्या नहीं ये मैं तय करूंगी। और दिन पे दिन प्राची पूरे घर की सत्ता अपने हाथ में लेना शुरू कर देती है। सोना अपनी ननद के कहने पर उठती, उसी के कहने पर सोती, उसी के कहने पर घर में खाना बनता और उसी के कहने पर कोई कहीं आता जाता।
प्राची धीरे धीरे कर अपने मायके में ननद की जगह सास बनने लगी थी। शुरू शुरू में तो सोना अपनी ननद की सारी बातें सुनती है। फिर एक दिन जब सोना सब्जी लाने बाजार जाती है तो उसे उसकी सहेली रूपा मिलती है। ये तेरी ननद वापस कब जाएगी सोना? उसे आए तो पूरे 3 महीने हो गए। पता नहीं रूपा, वैसे तो वो यहाँ साल भर क्या उम्र भर भी रहती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, पर अब उन्होंने खुद को ही मेरी सास समझना शुरू कर दिया है। हद कर दी है दीदी ने। अब मुझे क्या सब्जी लानी है ये भी मुझे उन्हीं से पूछना पड़ता है। ये कोई बात हुई भला? तू ही बता। वो मेरी बड़ी ननद है और उनके बड़े होने का सारा दर्जा मैंने दिया उन्हें, पर वो बड़े होने का सिर्फ और सिर्फ रौब झाड़ती है। तो तू कब तक सहेगी? तू कोई अनपढ़ गवार नहीं, लॉयर की बेटी है। दे दे मुंह तोड़ जवाब अपनी ननद को। किसी को अगर हाथ दो और उसका हाथ तुम्हारे गले तक आने लगे तो उस हाथ को रोक देना ही समझदारी होती है सोना। बाकी तुझे जो सही लगे। दीदी को बड़ा बनना था। अब मैं उन्हें बड़ा बना कर ही रहूंगी। अपनी ननद का कहा मानते मानते अब सोना थक चुकी थी और इस बार उसने नहले को दहला देने की सोची। सोना मार्केट से सब्जियां लेकर अपने घर आती है। बताइए दीदी, कौन सी सब्जी बनानी है? वैसे इन सब्जियों में से बेस्ट पीस निकाल दीजिए कि मैं कौन सी बनाऊं। वो क्या है ना दीदी, आपकी मर्जी के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। अब किस भिंडी में कीड़े निकल आए क्या पता। हाँ, बाहर से देखकर आप ही बता सकती हैं कि किस भिंडी में कीड़े नहीं होंगे, किस गोभी में कीड़े नहीं होंगे। हम तो बच्चे हैं, हम क्या जानते हैं। और हाँ दीदी, अभी जब मैं बाज़ार से आ रही थी ना तो मुझे एक गुरुजी मिले। मुझे उन्होंने बताया कि घर का जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उसे ही घर की पहली रसोई बनानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ना नाश्ता अगर आप बनाएं तो हमारे घर में संपन्नता आएगी। ये क्या कह रही हो तुम सोना? बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा दीदी, पर आप तो हमारा भला ही चाहती हैं। सुबह का नाश्ता बनाकर अगर आप भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद अगर हम घर का खाना खाएं तो घर में बरकत आएगी दीदी। और हाँ दीदी, ये ना सूट पहनकर रसोई में मत जाइएगा, अच्छी बात नहीं होती ना। संस्कार तो हम आपसे ही सीखेंगे ना दीदी। इसलिए मैं आपके लिए 2 साड़ियाँ निकाल देती हूँ। और हाँ दीदी, कल से ना सुबह सूर्योदय के पहले एक साथ ही उठेंगे हम दोनों ननद भाभी। और ये था सोने का पहला छक्का जिसने प्राची के छक्के छुड़ा दिए थे। प्राची खुद तो सोना को सूट पहनने से मना करती थी पर खुद सूट पहनती थी। पर अब घर में खुद का बड़प्पन बरकरार रखने के लिए प्राची को सूट छोड़कर साड़ी पहननी पड़ी और सुबह का नाश्ता भी बनाना पड़ा। नाश्ते के टेबल पर जब सब मिलकर खाना खा रहे थे, दीदी वो प्रणव जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना प्रणव जी, शर्माइए मत, दीदी आपकी अपनी ही बहन है। वो क्या बात है ना दीदी, अब आपने दुकान के बारे में तो सारी जानकारी ली, तो मैं आपको बता दूं कि दुकान के ऊपर ना 10 लाख का कर्जा है। अब आप ही बताइए हम उस कर्जे से कैसे मुक्त हो। जीजा जी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? जीजा जी को किस चीज़ की कमी है सोना? 10 लाख क्या 15 लाख भी दे देंगे वो। अब तो इस घर की गार्डियनशिप आपके ही हाथ में है दीदी। बात करिए ना जीजा जी से। आज तो इस घर के हिस्से में मैं खुद का नाम दिलाने वाली थी और यहाँ तो इन लोगों ने सब कुछ मेरे ही सर मार दिया। यहाँ मैं पैसे लेने आई थी कि अपने पति से पैसे लगवाने। बोलिए ना दीदी, आप मदद तो करेंगी ना? मैं भी ना कहाँ आपसे पूछ रही हूँ। आपने तो इस घर को मम्मी जी से भी ज़्यादा अपना समझा है, आप क्यों ही मना करेंगी? प्रणव जी आप टेंशन मत लीजिए, मुझे लगता है कल तक ही सारा उधार चुक जाएगा। तभी हड़बड़ाती हुई प्राची कहती है, पैसे तो मैं दे देती सोना, पर एक बार में इतने पैसे बैंक में से कैसे निकालूं? और अभी शाम को वो आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। मैं अपने ससुराल से तुम्हारे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करवा दूंगी प्रणव। हाँ। और क्या था, अपनी करनी जैसे ही प्राची पर आई वो तो भाग खड़ी हुई। सीधा अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर अपने पति के घर रवाना हो गई। प्राची में अपने मायके में मालकिन बनने की जो करनी थी उसकी भरनी जब उस पर आई तो वो डर गई और सीधा अपना रास्ता पकड़कर अपने ससुराल चली गई। और इस तरह सोना का ससुराल उसकी लालची ननद से बच जाता है।